हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे दोस्त। ऋषु यादव, संदीप लाली, टाइगर, कपिल कुमार, मिस्टर हंटर, संजय कुमार, पुनीत कुमार, सुरेश पाल, संदीप कुमार, अर्चना पाल, संजीव, अभिनय, बहुत बढ़िया, राकेश, विनोद, प्रिंस, सुदीप, ऑफिशियल आर्मी, यशवी, उपदेश, राजन, रिंकल, अतुल कुमार, प्रदुमन, अशोक कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है क्या? एक बेहतरीन सा टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है दोस्त। मेंसुरेशन हम लोगों के दो पार्ट हो चुके हैं। हम लोग स्क्वायर कर चुके हैं, हम लोग रेक्टेंगल कर चुके हैं, हम लोग ट्राइंगल कंप्लीट कर चुके हैं। आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरी पार्ट जो है, वो सारा खत्म हो जाए, जिससे कि हमें 2-3 क्लास मिल जाएं दोस्त क्वेश्चन करने के लिए। फिर आप लोगों के पास अगर फॉर्मूले याद हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आप लोग आसानी से कर पाएं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि मेंसुरेशन में जो है वो मिक्स क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऐसे केस में हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट करना होगा, जिससे कि वो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल का दुगना है या इसके विकर्ण का दुगना जो है उसकी भुजा है, इस तरीके के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा फिगर की बात हो रही होती है, तो ऐसे केस में हम लोगों को बेटा पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी जरूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम पूरी की पूरी थ्योरी को खत्म कर लें। ठीक है भाई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं लेके मां सरस्वती का नाम। तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी मेरे साथी, वो रेक्टेंगल की बात की थी। तो 2 मिनट में मैं चीज़ों को रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है या क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परिमाप कितना होता है? 2l+b होता है। विकर्ण कितना होता है? अंडर रूट के अंदर l² + b² होता है। फिर मैंने आप लोगों को 5 तरीके के रास्ते बताए थे। एक बताया था लंबाई के समानांतर, जिसका क्षेत्रफल कैसे निकाला था? मैदान की लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। एक बताया था चौड़ाई के समानांतर, जिसका क्षेत्रफल कैसे निकाला था? मैदान की चौड़ाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। फिर मैंने एक रास्ता जो बताया था आपको, लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बताया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तो मैंने वहां एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, XL+B-X, और उसे मेथड से निकालना भी आप लोगों को सिखाया था। ठीक है? चौथा जो मैंने बताया था कि जब भी रास्ता मैदान के बाहर बना हो या जब भी रास्ता मैदान के अंदर बना हो, तो दोनों में साइन का फर्क होता है। अगर मैदान के बाहर रास्ता बना है तो फॉर्मूला 2xl+b+ का 2x होता है। अगर रास्ता मैदान के अंदर बना है तो 2xl+b-2x होता है। x का क्या होता है? यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई होती है। l क्या होती है? मैदान की लंबाई होती है। b क्या होती है? मैदान की लंबाई होती है। फिर उसके बाद मैंने हेडिंग डाला था मेरे साथी स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने आप लोगों को एरिया बताया था कि जो भी साइड दी हुई हो उसका वर्ग कर देना, तो आपके पास जो है वो एरिया निकल के आ जाएगा। फिर मैंने उसके बाद जो है आप लोगों को परिमाप बताया था, तो 4 की मल्टीप्लाई बच्चे एरिया साइड में कर देना, तो एरिया पेरीमीटर आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को विकर्ण बताया था, तो साइड की मल्टीप्लाई √2 में कर देना, √2a जो होता है वो विकर्ण होता है। फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को एक अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बताई थी, एक बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बताई थी। जब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या की बात होती है तो साइड्स का आधा कर देते हैं, जो स्क्वायर की साइड है जस्ट उसका हाफ कर देंगे, तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अगर बाहर बने वृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालना चाहते हैं तो साइड को √2 से डिवाइड कर देंगे, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है?
क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? बहुत शानदार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जिसका जन्मदिन है, भगवान उनके सपनों को साकार करे, उनको नई ऊंचाई दे, नई तरक्की दे, जो उन्होंने सपने सोचे हैं वो पूरे हों, जल्दी से जल्दी पूरे हों। हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? हेडिंग डालिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। यानी इंग्लिश में बात करूं मेरे दोस्त तो इसे ही पैरेललोग्राम कहा जाता है। इसे ही मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? इसे ही मेरे साथी पैरेललोग्राम बोला जाता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज की आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है यहां से बनता है, आसान सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरी बात को समझना, और बिल्कुल भी कमेंट पे ध्यान मेरे साथी मत देना। ठीक है, देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी इमेज बनाता हूं, पैरेललोग्राम जो होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो आप कहोगे जी आमने सामने की भुजा तो हमारी आयत में भी बराबर होती थी, तो फिर इनका मतलब डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि आयत में जो होता है वो प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेललोग्राम में क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया तो दोस्त ये पैरेललोग्राम भी जो है, समांतर चतुर्भुज भी जो है, ये क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा, यानी कि ये बच्चा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कभी भी कोई पैरेललोग्राम का बारे में आपसे पूछे तो आप उससे बताना पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण भी बच्चे बराबर होते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या इसके विकर्ण इक्वल होते हैं, क्या इसके विकर्ण इक्वल होते हैं, तो आप कहना कि इसके विकर्ण जो हैं वो इक्वल नहीं होते। आप कहना कि इसके विकर्ण जो है वो मेरे दोस्त बराबर नहीं होते हैं। अगर पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे इसका। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि क्या एक विकर्ण जो है उस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो आप कहना जी बिल्कुल डिवाइड करता है। अगर मैं इस विकर्ण की बात करता हूं तो इसने दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, दोनों का एरिया समान होगा। अगर मैं इस विकर्ण की दोस्त बात करता हूं तो इसने भी पूरे पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, दोनों का एरिया जो रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है भैया, अब जो बात है जहां से क्वेश्चन बनता है, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये कहता है कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? तो बच्चा याद रखना कि एरिया का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब सवाल उठता है जी ऊंचाई कौन सी लेनी है, तो यहां पे भी एक चीज याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछा जाता है तो आप कहना इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपने बेस, दोस्त ध्यान देना, अगर आपने बेस इसको लिया है, अगर आपने आधार इसको लिया है, तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा, ये जो होगा बेटा लंब जो होगा, ये इसकी हाइट का काम करेगा। यानी अगर आप आधार जो है वो L को लेते हो, आधार आपने L को लिया है, तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा ये ऊंचाई का काम करेगा। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आप कहेंगे L इंटू एच बना जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या कहा, कुछ बच्चों ने क्या कहा, साक्षी दंगी सर एग्जाम में इतना ही लेवल रहेगा, दिल्ली पुलिस के लेवल इतना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन थ्योरी
थ्योरी जो है वो कभी भी लेवल डिसाइड नहीं करती है, लेवल डिसाइड मेरे दोस्त क्वेश्चन करते हैं। तो जब एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा, जब मिक्स क्वेश्चन बनेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा बेटा इसका लेवल क्या रहता है। ठीक है, सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी कि अगर आपने आधार इस वाली भुजा को लिया है तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो इसकी ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, अगर आपने आधार इसको ले दिया, आधार आपने बी को ले दिया, तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा, यानी इस बार ऊंचाई का काम कौन करेगा, इस बार ऊंचाई का काम जो है वो H2 करेगा। यानी हमें ऊंचाई कौन सी लेनी है ये किस बात पर निर्भर करता है, ये बच्चा आधार पर निर्भर करता है। अगर मैं आधार इसको लूंगा तो ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी, अगर मैं आधार इसको लूंगा तो ऊंचाई मुझको ये लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? अब देखना थोड़ा सा ध्यान से बेटा, मैंने आधार इसको लिया तो आप कहेंगे जी ऊंचाई ये वाली लेनी पड़ेगी, क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा। मैंने कहा जी मैं आधार इसको लेना चाहता हूं तो आप कहेंगे जी ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी, इससे क्या निकल के आएगा? इससे भी इसी पैरेललोग्राम का बेटा क्या निकल के आएगा? इससे भी इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा। तो मेरे दोस्त मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं, तो याद रखना बेटा, जो इनकी लेंथ का रेशो होता है वो हमेशा उल्टा होता है उनकी हाइट के रेशो के। ये वाला रिलेशन कब यूज करना है? ये वाला रिलेशन तब यूज करना है जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 3 चीज दी होंगी और एक चीज आप लोगों से पूछी जाएगी। जैसे उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, उसकी बड़ी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई ये है, तो उसकी छोटी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई क्या होगी? यानी वो H2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। L भी दिया हुआ है, H1 भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, H2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि भैया एक जो है आपके पास पैरेललोग्राम है, एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है जिसकी बड़ी भुजा इतनी है, छोटी भुजा इतनी है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ये है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यानी वो फिर भी आपसे H2 ही पूछना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैं बस ये कहना आप लोगों से चाह रहा हूं मेरे साथी कि आप लोगों से चारों में से जब भी आप लोगों को 3 चीज दी गई हो, जब भी आप लोगों को 3 चीज दी गई हो और चौथी चीज आप लोगों से पूछी जाए तो आप दोस्त इस रिलेशन को लगा देना। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल बताया, वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई कौन सी लेनी है ये आधार पर डिपेंड रहता है। आधार आपने ये लिया है तो ऊंचाई आपको ये लेनी होगी, आधार आपने ये लिया है तो ऊंचाई आप लोगों को ये लेनी होगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरी बात मैं बात करता हूं बेटा, परिमाप क्या होता है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूं तो अगर इस दुनिया में सबसे आसान कोई काम है तो वो परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है, सारी भुजाओं को जोड़ दो। L ये है, L ये हो जाएगी 2L हो गई, B ये है, B ये हो जाएगी 2B हो गई। यानी चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो बेटा आयत के परिमाप के बराबर आ जाएगा, आयत के परिमाप के बराबर आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? टिंकू जाट कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, कोशिश करो आ जाएगा, और अगर कोशिश करने से भी नहीं आ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा, है ना, फिर सोचना पड़ेगा। यहाँ कमेंट करने से बेटा बात नहीं बनेगी क्योंकि मैं इससे धीमे चल भी नहीं सकता। चलिए बहुत शानदार बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। विकर्ण पूछे, हाँ वो सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि यहाँ ये चीजें समझ में आ गई तो आप कहेंगे जी आ गई है।
अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप लोग सुनिए। आप लोगों को बच्चा ये एक क्या दिया हुआ है, ये एक पैलोग्राम दिया हुआ है। पैलोग्राम में दोस्त ये क्या है, ये विकर्ण दिया हुआ है। उसने कहा ये वाली भुजा जो आप लोगों को दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली भुजा जो है वो आप लोगों को 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये वाली भुजा जो है आप लोगों को 17 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 12 15 17। अब आप लोगों से पूछना चाह रहा है भाई इस पूरे पैलोग्राम का एरिया क्या होगा। तो अभी जो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता के आया हूं, आप कहेंगे जी आधार गुणा ऊंचाई, तो इसमें तो कहीं ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो अब कैसे फिर निकालेंगे। तो मेरे दोस्त जब भी आप लोगों को दो साइड दी हुई हो और एक आप लोगों को विकर्ण या डायगोनल दिया हुआ हो, तो आप हमेशा बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से पहले उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना जिसकी तीनों भुजा आप लोगों को दी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए ये सोच के चलिए कि ये पैलोग्राम नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसे ट्राइंगल सोच के चलिए कि मुझे बस केवल किसका क्षेत्रफल निकालना है, मुझे केवल इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या ये आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा है। अगर ये त्रिभुज आप लोगों को नजर आ रहा है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, पहले एस निकालना होगा। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। 15 और 12 27 हो जाएगा, 27 और 17 कितना हो जाएगा बेटा, 44 हो जाएगा। और 44 में 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या एस की वैल्यू 22 निकल के आ जाएगी। यही तो होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं इस ट्राइंगल का आप लोगों से एरिया पूछना चाहता हूं, क्षेत्रफल पूछना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे फॉर्मूले में ये बता देंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या मेरे साथी मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही बताया है। तो s की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, तो आप लोग कहने वाले हैं s की वैल्यू हमने 22 निकाली है। 22 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 22 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। बचेगा या नहीं। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। यहां से अगर मैं ये देखता हूं 22 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे 2 गुणा 11 लिख सकते हो। 5 को ऐसे ही लिखा रहने दो। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो। और 7 को मेरे दोस्त ऐसे ही लिखा रहने दो। जब आप जोड़ों की बात करोगे तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया होगा, और 5 से इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया होगा, और 11 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये अंदर ही बच्चा रह गए होंगे। तो क्या इस ट्राइंगल का जो एरिया आने वाला है वो 10√77 आने वाला है। मैंने आप लोगों को एक थ्योरी बताई होगी, अभी थ्योरी पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे वाले डायगोनल मतलब पूरे पैलोग्राम को आधे आधे में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये 10√77 है तो क्या इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 10√77 हो जाएगा। तो बच्चा जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 20√77 हो जाएगा। यानी पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया जो हो जाएगा वो बच्चा 20√77 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या। हाँ बच्चे ऐसे मत निकालने लगना क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। कुछ बच्चों ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये कर दिया है और फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दी है क्योंकि ये 2 है और आंसर वो जो है वो 180 बता रहे हैं। बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका जो है वो आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोस फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या फॉर्मूला कब लगाएं, या तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तब ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर उसमें उसने क्वेश्चन ने बोला हो कि इसकी ऊंचाई जो है वो इतनी है। अगर क्वेश्चन में किसी भी ट्राइंगल का आधार भी दिया है और उसी पर पड़ने वाले लंब की लंबाई दी है या ऊंचाई बोला है तो तब आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, देखो एक बेसिक सी चीज समझो, मतलब ये चीज हमारे अंदर पॉजिटिव लाना चाहिए। ये जो चीज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं ये चीज आपके अंदर पॉजिटिवनेस लेके आएगी। वो कौन सी चीज है,
अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की क्लास में जो लाइव लोग चल रहे थे वो 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 तक भी लाइव चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज जो है वो 2365 लोग, लगभग लगभग 2400 लोग हैं। यानी आप लोग देख सकते हैं कि 800-900 लोग तो बिना पढ़े ही हिम्मत हार चुके हैं, बिना पढ़े। लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उस चैप्टर के बाद जब मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा, तब वो फिर निकल के आएंगे। अभी वो जा चुके हैं, तब वो फिर निकल के आएंगे कि सर हमें मेंसुरेशन समझ में नहीं आता, हमसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं बनते। भाई बनेंगे तो तब जब पढ़ोगे, मानते हो या नहीं। कभी भी जो तुम्हारा इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो तुम्हारा ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको भी तो कभी पहली बार तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा या नहीं। तो बेटा एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, और एक बार पढ़ने के लिए दोस्त इंटरेस्ट हो या ना हो, चीजों पर हमें कमांड तो करनी होगी, ठीक है। यही तरीका आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। तो मैंने आप लोगों को ये बताया, जब आपको आधार भी दिया हो, ऊंचाई भी दिया हो, तो पैलोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, आधार गुणा ऊंचाई से निकालते हैं। याद रखने वाली चीज कौन सी है, आधार आपने नीचे वाले को लिया है तो ऊंचाई उसी पर पड़ने वाले लंब को लोगे, और आधार अगर आपने चौड़ाई को लिया है तो ऊंचाई उसी पर पड़ने वाले लंब को लोगे, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज मैंने पैलोग्राम में ये आप लोगों को बताई कि कभी भी एक पैलोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, उसकी दोनों साइड अगर आप लोगों को दी हुई हैं, और बेटा एक विकर्ण आप लोगों को दिया हुआ है, तो सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला से आप लोग उस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। और अगर अगर हीरोन्स फॉर्मूला से आपने उस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, तो बेटा जस्ट उसका डबल कर दीजिए, पूरे पैलोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरा सवाल, अब बच्चों आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि अगर उसने विकर्ण निकालने के लिए दे दिया, उसने दोनों भुजा आप लोगों को दे दी और उसने विकर्ण निकालने के लिए दे दिया, तो फिर क्या करेंगे। तो इसका दोस्त रिलेशन है, जैसे ही अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ जो है उस कॉन्सेप्ट को लिखाऊंगा कि जब आप लोगों को दो साइड दी हुई हो और विकर्ण निकालने के लिए बोले, तो अब आप विकर्ण कैसे निकालेंगे दोस्त, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, खुशी हूँ कि मेरा एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई, जिसका भी एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जिनका नहीं है उसमें नाम, आप लोगों का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, सिलेक्शन वाली लिस्ट में। वो जिंदगी की सबसे बड़ी लिस्ट होती है जिसमें हम अपना नाम हमेशा से चाहते हैं, हमेशा से। हेडिंग डालिए बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डालिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समचतुर्भुज। हेडिंग डालिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समचतुर्भुज, यानी कि मैं बात कर रहा हूं रोहम्बस की। दबा के क्वेश्चन पूछता है, दबा के। बच्चा आप याद रखना कि अगर मैं अभी आप लोगों को दिल्ली पुलिस 2020 के क्वेश्चन दिखाऊंगा, यही एकमात्र ऐसा टॉपिक था जिससे दबा के उसने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। अब जब दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है, बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। हर एक चीज जो है मैं आप लोगों को कराता चलूंगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के अगर आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि भाई फॉर्मूले एक जगह लिख के आप लोग दे दो, तो एक बेहतरीन सी फॉर्मूले की। देखिए, भाभी का फोन नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं है, भैया का फोन आया है, भाभी का फोन नहीं है, है ना।
समझिए, मैं कह रहा था कि एकमात्र टॉपिक यही है जिससे दिल्ली पुलिस ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। 2020 के दबा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मेरे साथी बस आराम से आप लोगों को ध्यान देना, मैं जो है बहुत चीज़ें आराम से लेके चलूँगा, ठीक है। देखिए, अब आप लोग एक बात सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले रोहम्बस होता क्या है? तो जैसे पैलोग्राम एक तरीके का बेटा आप लोग कह सकते हैं आयत ही होता है अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए। तो समचतुर्भुज जो होता है वो एक तरीके का बेटा स्क्वायर ही होता है अगर उसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाए। अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया तो दोस्त ये क्या बन जाएगा? ये आप लोगों का एक स्क्वायर बन जाएगा। तो समचतुर्भुज वह होता है जिसकी चारों की चारों भुजा जो होती हैं वो बराबर होती है। हाँ, फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था। फॉर्मूले की बात ये है दोस्त, एक बार इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाने दो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, फॉर्मूले की पीडीएफ, जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो एक साथ लिखे होंगे। बस आप उसे जहां भी पढ़ते हो वहां रख लेना। जब भी क्वेश्चन करने मेंसुरेशन के बैठो तो एक बार उससे फॉर्मूले देख के तब आप क्वेश्चन करने सॉल्व करना। यकीन मानना 1-2 दिन में आप लोगों के वो सारे फॉर्मूले जो हैं वो रट जाएंगे, दिलो दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथी समझना, समचतुर्भुज जो होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजा जो होती हैं वो समान होती हैं। जिसकी सारी की सारी भुजा जो होती हैं वो समान होती हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि इसकी एक भुजा ए है तो आप लोग कहेंगे सारी भुजा ही ए रहेंगी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्या इसके विकर्ण इक्वल होते? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहीं से ये उठता है कि क्या समचतुर्भुज और वर्ग एक ही चीज है? आप कहेंगे बिल्कुल एक चीज नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो दोस्त यही क्या बन जाएगा? यही बच्चे ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं? तो आप कहना इसका पहला विकर्ण D1 है तो इसका दूसरा विकर्ण D2 होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, बेटा बुक में तो हर चीज है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में करके दूंगा। बुक में तो बहुत सारी चीजें अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई भी हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला भाई अंडरस्टूड है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप लोगों को दोनों विकर्ण दिए होंगे, उन दोनों विकर्ण की मल्टीप्लाई करोगे और उसका गुणा हाफ में कर दोगे तो आपके पास पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक विकर्ण जो होता है, मान लो ये वाला विकर्ण है, ये वाला विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण को आधे आधे में बांट देगा, यानी इन दोनों की लंबाई जो रहने वाली है, इस वाले की और इस वाले की लंबाई जो है वो समान रहने वाली है। ये वाला जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण को आधे आधे में बांट देगा, यानी इनकी जो लंबाई रहने वाली है वो समान रहने वाली है। मतलब पॉइंट ये कहता है कि एक विकर्ण जो होता है, एक डायगोनल जो होता है, वो दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोस्त आधे आधे में बांटता है, आधे में दोस्त बांटता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा मेरे साथी, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें होता है वो ये होता है कि जहां पे विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री पर का कोण बनता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने दो ही ऐसे चतुर्भुज बताए हैं जिसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर पहला समचतुर्भुज है तो दूसरा, आप लोग मुझे बता दो कि दूसरा ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं? क्या कोई बताएगा? दूसरा ऐसा कौन सा चतुर्भुज है? बिल्कुल सही, स्क्वायर।
यानी कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। दूसरा समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये याद रखना कि एक विकर्ण जो होता है दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है, यानी ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये लंबाई इसके बराबर होगी। अगर ये पूरी 24 है तो 12 12 हो जाएंगी, अगर ये पूरी 8 है तो ये 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा समझना, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगेगा? जब आप लोगों को दोनों विकर्ण दिए होंगे और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मान लो उसने कहा एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी अगर एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो सारी भुजा 20 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और उसने कहा उसकी ऊंचाई जो दी हुई है, दो भुजाओं के बीच की दूरी जो दी हुई है वो आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दी हुई है। दो भुजाओं के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वो आपसे यहां एरिया पूछ लेता है। समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब बच्चा विकर्ण या तो दिए होंगे या विकर्ण के निकालने की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर ना तो विकर्ण दिए हुए हैं ना विकर्ण के निकालने की गुंजाइश है, अगर आप लोगों को आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो दोस्त बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आप लोग एरिया का फॉर्मूला लगा देना। वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है। आप बिना देखे इस फॉर्मूले को लगा देना मेरे दोस्त, कि जब भी आप लोगों को किसी समचतुर्भुज का आधार दिया होगा, जब भी किसी समचतुर्भुज के बीच की लंबाइयों के बीच की दूरी दी हुई होगी, यानी ये ऊंचाई का काम करेगा, तब मैं उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। तो ये मत पूछना जी ऐसे क्वेश्चन में अब एरिया कैसे निकालेंगे, वो चीज भी मैं आप लोगों को बच्चे बता चुका हूं। ठीक है, वो चीज भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब एक तीसरे टाइप का वो एरिया आप लोगों से कह रहा होता है, वो आपसे कहता है भाई साहब एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है जिसकी चारों भुजा बराबर हैं। ये चारों भुजा, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। उसने कहा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आप लोगों को दिया हुआ है थीटा। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीटा। थीटा, ठीक है, थीटा दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो जब आप लोगों को थीटा और भुजा दी गई हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कोई मुझे बता पाएगा? क्या कोई मुझे बता पाएगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एरिया जो हो जाएगा दोस्त ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। यानी अगर कभी भी किसी समचतुर्भुज का मेरे दोस्त आप लोगों को भुजा दी गई हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो, तो मेरे दोस्त आप लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर साइन थीटा से निकाल देंगे। जब साइन थीटा आप लोगों के सामने आ चुका है तो साइन की कुछ वैल्यूज भी आप लोग लिख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए ये कोण जो है वो 30 डिग्री का है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर आपसे कहा जाए ये कोण जो है वो 45 डिग्री का है तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अगर आपसे कहा जाए ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। बस इन मानों को अपनी कॉपी में छाप दीजिए, इससे अलग कभी भी वो आप लोगों को एंगल नहीं देगा। इससे अलग जो है वो कभी भी आप लोगों को एंगल नहीं देगा। आपसे कहेगा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं के बीच का कोण जो है वो ये दिया हुआ है और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो इतनी है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा? ये जो कोण दिया होगा या तो ये 30 दिया होगा या फिर ये 45 दिया होगा या फिर ये 60 दिया होगा। अगर साइन 30 देता है तो 1/2 होगा, साइन 45 देता है तो 1/√2 होगा और थीटा अगर 60 देता है तो साइन 60 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा ये 3 तरीके से आप लोग एरिया निकाल सकते हो।
तीन तरीके से आप लोग एरिया निकाल सकते हो मेरे दोस्त। वो कौन से तीन तरीके हैं? जब आप लोगों को दोनों विकर्ण दिए हो तो 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। दूसरी बात, अगर आप लोगों को बेस और हाइट दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट एरिया होता है। तीसरी बात, अगर आप लोगों को साइड दी हुई है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है तो आप लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो a² sin थीटा लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। भाई क्यों ध्यान दे रहे हो? बोल रहा है, बोलने दो यार, तुम तो फालतू की चीजों पे बहुत ध्यान देते हो। चलिए बोलने दो, कोई नहीं, समझ जाएगा, अभी उसका समय है बोलने का, बोलने दो उसे, है ना। जब उम्र निकल जाएगी तब वो बोलना बंद कर देगा। अभी तो खुद उसे नहीं पता है कि उसे जीवन में करना क्या है। उसे जीवन में करना क्या है? राम अवतार चौधरी, ठीक है भाई, फेक है कुछ भी है भाई, तुम्हें ध्यान नहीं देना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनका काम होता है भौंकना, उनका काम होता है आप पर उंगली उठाना। तो दोस्त उन पे ध्यान नहीं देना है, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चलो। उन्हें एक समय बाद समझ में आ जाएगा। शायद उनके माँ बापों ने इसीलिए उनकी ऐसी परवरिश की है कि वो सामने वाले को इस तरीके से बोलें या सामने वाले को कुछ भी बोलें। शायद वो घर से बहुत मजबूत स्थिति में है, फाइनेंशियल बहुत मजबूत स्थिति में है, और उन्हें नौकरी लगो या ना लगो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जो है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा दोस्त बहुत बढ़िया स्थिति में है, फाइनेंशियल बहुत मजबूत है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, इतने सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, इतने सारे बच्चे उसके कमेंट पढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए लाइव बोल रहा हूँ, 2588 लोग उसे सुन रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। माँ बाप भी गर्व महसूस करेंगे कि हमारा लड़का ऐसा काम कर रहा है। दोस्त उम्र निकलने के बाद ना माँ बाप पूछेंगे ना घर का कोई मेंबर पूछेगा, वो हाल हो जाएगा। उम्र निकल गई दोस्त, तरसोगे। दिखाना भाई, ऊपर दिखाना जो डिलीट किया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आप लोगों के सामने जो है बेटा, वो तीन चीज आप लोगों के सामने बता चुका हूं। तीनों का एरिया कैसे निकालना है, तीनों का एरिया कैसे निकालना है वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो मेरे साथी परिमाप निकालना आता है कि किसी भी समचतुर्भुज का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे या परिमाप कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरा आसान काम है दोस्त परिमाप निकालना, दूसरा आसान काम है परिमाप निकालना। तो परिमाप कैसे निकाला जाता है? सारी भुजाओं को आप लोग जोड़ दोगे तो आपके सामने जो है वो परिमाप निकल के आ जाएगा। तो बेटा ए और ए, तो परिमाप कितना होगा? वो 4a हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? वो 4a हो जाएगा। एक रिलेशन और आप लोग याद रखेंगे नहीं, राजकुमार का डायलॉग आज नहीं चलेगा चलिए मेरी बात को समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिलेशन और आप लोग याद रखेंगे, वो रिलेशन कौन सा है? वो रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जब आप लोगों को दोस्त साइड दी होती है या जब आप लोगों को विकर्ण दिए होते हैं और आप लोगों से साइड पूछ ली जाती है। रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप लोगों को हमेशा ये रिलेशन याद रखना है कि 4a² जो होता है वो d1² प्लस d2² के बराबर होता है। यदि आप लोगों को दोनों विकर्ण दिए हुए हैं और आप लोगों से साइड पूछ ली जाती है या बच्चे आप लोगों से पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, या तो आपसे साइड पूछ ली जाती है या आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस रिलेशन को याद रखेंगे। सॉरी, अभी भी स्क्वायर, बेटा स्क्वायर और रोहम्बस में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर में जो हर एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और रोहम्बस में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन अगर रोहम्बस का प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो मेरे दोस्त स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे साथी? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 d1 इंटू d2 से निकालेंगे। जब हम लोगों को बेस दिया होगा, हाइट दिया होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट से निकालेंगे।
जब हम लोगों को दो साइड दी होगी और उनके बीच का कोण दिया होगा, कौन दिया होगा, तो बच्चा ए स्क्वायर साइन थीटा हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों से पेरीमीटर पूछा जाता है तो 4a होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि भैया रिलेशन कौन सा है, जब हम लोगों को विकर्ण दिया होगा और साइड हमसे पूछेगा तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे। या फिर एक विकर्ण देके, एक साइड देके दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी जाएगी तो भी इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज आप लोगों को रोम्बस के बारे में समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन कहां है? ठीक है, कंफ्यूजन कहां है ये बताइए आप मुझे। स्ट्रक्चर को थोड़ा टेढ़ा बनाओ, आप लोग समझ लो कि हाँ ये टेढ़ा है, आप लोग समझ लो भाई, इसकी फिगर पे मत जाओ। फिगर ये टेढ़ी है, 90 डिग्री का कोण नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है दोस्त। हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा, बस 15 मिनट की और बात है और मेरे ख्याल से आज थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने जो है वो समचतुर्भुज के बारे में आप लोगों को बताया है मैंने। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। लास्ट चतुर्भुज है आप लोगों के सामने, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगले 2 से 3 दिन जो है वो हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, बस आप फॉर्मूले याद करके आ जाना, चीजें सिखाने का काम मैं आप लोगों को कर दूंगा। हेडिंग है बच्चा समलंब चतुर्भुज, यानी कि बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्रपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे मेरे साथी? ट्रपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रपेजियम बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, क्या होता है ट्रपेजियम, क्या इसका फॉर्मूला होता है। एक ही फॉर्मूला होता है और हमें उस पर ही काम करना है। ठीक है, ट्रपेजियम होता है बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रपेजियम क्या है तो आप कहेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो होता है वो समांतर रेखाओं का होता है। जिसमें एक जोड़ा जो होगा वो मेरे दोस्त समांतर रेखाओं का होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने ट्रपेजियम बनाने की कोशिश करूं तो ये जो होता है ये मेरे दोस्त ट्रपेजियम होता है। ये जो होता है ये ट्रपेजियम होता है। इसमें एक जोड़ा जो होता है वो समांतर रेखाओं का होता है, पैरेलल लाइंस का होता है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कहीं भी कट नहीं करती हैं, जो कहीं भी कट जो है वो नहीं करती है, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो समान होती है। ठीक है भाई, भाई क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। आज ये थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, जैसा आपसे बता रहा हूं, मतलब जिस सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं आप उस सीक्वेंस में चलने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन आएगा समझ में जब क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जोड़ा समांतर रेखाओं का होता है तो क्या ये जोड़ा जो है वो आप लोगों को समांतर रेखा का नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है भाई, अगर मैं इस वाली भुजा को ए मान लेता हूं और इस वाली भुजा को मैं बी मान लेता हूं, ये दोनों भुजा मुझे इक्वल दी हुई हैं, जो असमांतर भुजा है वो दोनों बराबर दी हुई हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या कहता है? इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? दोनों पर पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हम लोग h मान लेते हैं। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है हम h मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, अगर मैं यहां से बस एक ही क्वेश्चन बनता है वो क्षेत्रफल का बनता है, अभी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा दोस्त, टाइम बचेगा तो। क्षेत्रफल का बनता है तो आप याद रखना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। बस इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और ट्रपेजियम के रंग बिरंगे क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। एक वो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ जिसमें बच्चे ये दोनों असमांतर भुजा बराबर होती हैं। एक वो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ जिसमें ये दोनों भुजा जो हैं वो असमान होती हैं। तब हम उस केस में कैसे करते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को केवल और केवल एक ही याद रखना है कि जब भी आप लोगों के पास समलंब चतुर्भुज
आएगा, जब भी आप लोगों के पास ट्रेपेजियम आएगा तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे मेरे दोस्त, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई ही इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केस में आपसे वो परिमाप पूछता है, लेकिन जब वो आपसे परिमाप पूछेगा तो वो चारों भुजाएं आप लोगों को देगा। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि चारों भुजाओं का योग ही किसी भी चतुर्भुज का परिमाप कहलाता है, तीनों भुजाओं का योग ही किसी भी त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग ट्रेपेजियम में मेरे साथी याद रखने वाले हैं। ठीक है भाई, और आप ये चतुर्भुज जो है, पहले मैंने आयत आप लोगों को कराया, फिर मैंने वर्ग आप लोगों को कराया, फिर मैंने ट्रिपलेट बच्चे दूंगा। कल की क्लास की शुरुआत ही ट्रिपलेट से करूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत सारे ट्रिपलेट लिखाऊंगा, बस उन्हें याद रख लेना। और वो ट्रिपलेट यूज कैसे होते हैं कल की शुरुआत यहीं से करेंगे। मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल कराया, फिर मैंने आप लोगों को स्क्वायर कराया, फिर मैंने आप लोगों को बेटा पैरेललोग्राम कराया, फिर मैंने आप लोगों को रोम्बस कराया, फिर मैंने आप लोगों को ट्रेपेजियम कराया। अब जो है कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक जोड़ा जो रहता है वो समांतर रेखाओं का रहता है, बस ये आप लोगों को याद रखना है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी h है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे सामने एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है 2D का, वैसे तो हेक्सागन भी है, लेकिन इसी को लास्ट कहते हैं क्योंकि हेक्सागन में भी हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, यहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे होते हैं। वो जो सारे घोड़े वाले क्वेश्चन छोड़े हुए हैं कि घोड़ा कितना भाग चढ़ चुका होगा, वो इसी पर बेस्ड होता है। जो 2020 में घोड़े के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं वो दोस्त इसी पर बेस्ड होते हैं। तो मेरे साथी इसे सर जब साइड की भुजा सेम ना हो, सर जब साइड की भुजा, हाँ बेटा मैंने बताया तो था कि जब साइड की भुजा सेम ना हो तो ऐसा भी एक दूसरा होता है, उसे हमें मेथड से करना होता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि उसका मेथड क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो मैंने दोनों बातें बोली थी कि एक तो वो क्षेत्रफल निकलवा सकता है जब ये दोनों भुजा समान होंगी, एक वो निकलवा सकता है जब ये दोनों भुजा समान नहीं होंगी। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं बेटा वृत्त की या सर्किल की बात करते हैं। घोड़े वाला क्वेश्चन जो है इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, उस फेवरेट क्वेश्चन को हम लोग फेवरेट तरीके से ही करेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि ये आप लोगों के सामने एक वृत्त है, वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है, वृत्त की डेफिनेशन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी कोई भी आकृति जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी होती है। आपसे मैंने क्या कहा, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी एक फिक्स्ड आकृति जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से यानी सेंटर से इसकी दूरी जो रहती है वो समान रहती है, ऐसी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। ऐसी आकृति को दोस्त हम लोग वृत्त या सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, घोड़े का क्वेश्चन भाई हर जगह आया, तुम थोड़ा सा शांति बना लोगे या नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, अगर ये सेंटर है, सेंटर क्या होता है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे उसकी सरफेस तक की दूरी समान होती है। यानी इस सेंटर से यहां तक की दूरी की बात करूं तो ये बच्चा इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, ये इस वृत्त की रेडियस कहलाएगी, ये इस वृत्त की रेडियस कहलाएगी। अगर कोई भी लाइन जो है, अगर कोई भी लाइन जो है वो वृत्त को दो पॉइंट पे टच कर रही है, वृत्त को दो पॉइंट पे टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो ऐसी लाइन को दोस्त डायमीटर बोला जाता है। अगर कोई भी लाइन जो है वो वृत्त को दो पॉइंट पे टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है तो ऐसी लाइन को दोस्त क्या बोला जाता है, ऐसी लाइन को डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर का हाफ कर दोगे तो दोस्त रेडियस निकल के आ जाएगी। डायमीटर का हाफ कर दोगे यानी अगर आपने व्यास को आधा कर दिया तो दोस्त क्या निकल के आने वाली है, तो आप लोग कहेंगे रेडियस निकल के आने वाली है या त्रिज्या निकल के आने वाली है।
ठीक है। हाइट कैसे निकलेगी ट्रेपेजियम में, बेटा वो क्वेश्चन में बताऊंगा। जब क्षेत्रफल आप लोगों को देगा तो वहां हाइट निकालनी पड़ेगी। तो क्षेत्रफल अगर वो आप लोगों को दे रहा है तो हाइट आराम से निकल जाएगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं वृत्त, वृत्त के बारे में बता चुका हूं, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को 2 पॉइंट पे टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी पॉसिबल सर इनफाइनाइट। एक सर्किल के अंदर जो है, एक सर्किल के अंदर जो है बेटा वो इनफाइनाइट डायमीटर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए देखिए मेरी बात को समझिए। अब यहां से क्या क्या पूछा जाता है? यहां से आपका क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल पूछा जाता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा। एरिया क्या होता है बेटा? ये अंदर का पार्ट जो होता है ये एरिया होता है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या होती है बेटा? किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो कभी भी किसी वृत्त का एरिया आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे वो पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा, आप लोगों से परिधि पूछी जाती है। अब तक आप लोग जो है वो परिमाप पढ़ते आए हैं, लेकिन सर्किल के केस में उसी परिमाप को एक स्पेशल नाम दे दिया है जिसे हम लोग परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे सबकी बाउंड्री को ऐड करना ही परिमाप कहलाता है, ऐसे ही सर्किल की बाउंड्री को निकालना ही क्या कहलाता है? ये जो बाउंड्री आप लोगों को दी हुई है यही क्या कहलाएगी? यही परिधि कहलाएगी। और किसी भी वृत्त की परिधि का निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ये पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हमें या तो 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को या तो हमें 22/7 लेना है, 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं वृत्त के केस में बात करता हूं तो वृत्त के केस में बच्चा ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं कि एक तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है। सबके आगे इंग्लिश भी लिखी हुई है। ये एरिया लिखा है, यहाँ वृत्त को सर्किल कहते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, व्यास को डायमीटर कहते हैं, परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दोस्त ये जो हम लोगों ने बात की थी ये पूरे सर्किल की बात की थी। अब आधा सर्किल हो तो कैसे करेंगे? यानी आधा सर्किल भी ना हो, सर्किल का कुछ पार्ट हो तो हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। अगर मैंने आपसे कह दिया भाई पूरा सर्किल नहीं है, ये है बच्चा ये वाला सर्किल, बस इतना पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है, यानी मैं एक खंड की बात कर रहा हूं, तो इसे ही कहा जाता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो आप लोगों से पूछ सकता है। जब ये पूरा कोण ना देके, पूरा सर्किल ना देके एक छोटे से पार्ट का हिसाब किताब पूछ ले, यानी थीटा डिग्री का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ ले, तो इसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेंगे। जब आप लोगों से ये चाप की लंबाई पूरी ना पूछ के, परिधि पूरी ना पूछ के, वो आपसे केवल इस थीटा डिग्री की लंबाई पूछ ले, तो आप इसे कहेंगे चाप की लंबाई। ये जो यहां से यहां तक होती है ये चाप की लंबाई कहलाती है, ये चाप की लंबाई कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। अगर वो पूरी परिधि ना पूछ के थीटा डिग्री की एक लंबाई पूछ ले तो उसे कहते हैं चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये पूरा सर्किल होता था तो एंगल कितने डिग्री का होता था? तो आप कहेंगे 360 का पूरा सर्किल होता था। अगर 360 डिग्री है तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होता था पूरे सर्किल का एरिया। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री का कोण अगर पूछूं तो एरिया कितना होगा? क्या इतना हो जाएगा? और अगर मैं थीटा डिग्री का पूछूं तो क्या एरिया इतना हो जाएगा? तो जब भी आप लोगों से त्रिज्या खंड का एरिया पूछा जाए
यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो पूरे का न निकाल के बस इस पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। आप इस वाले फॉर्मूले को लगा देना दोस्त। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। लेकिन अगर मैं इसी में पूरी की लंबाई ना निकाल के, पूरी की लंबाई ना निकाल के मैं पूछूं इस चाप की लंबाई बताओ, केवल इतने की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई बताओ, केवल इतने की लंबाई बताओ, लेंथ ऑफ आर्क आप लोगों से पूछ लेता हूं, तो बेटा उसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क में 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो जाएगा। अगर एरिया पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर की गुणा थीटा बटे 360 में कर देना, और अगर चाप की लंबाई पूछी जाए, लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए, तो मेरे दोस्त 2 पाई आर की गुणा थीटा बटे 360 में कर देना। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने था बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपसे त्रिज्य खंड की परिधि पूछ ली जाए, त्रिज्य खंड की परिधि पूछ ली जाए, तो मेरे दोस्त परिधि क्या होती है, जिनसे वो मिलके फिगर बनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको तो ऐसे निकाल देंगे। अगर इसमें एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, दोनों रेडियस को जोड़ देंगे तो ये त्रिज्य खंड की परिधि बन जाएगी, ये त्रिज्य खंड की परिधि बन जाएगी, ये त्रिज्य खंड की बेटा परिधि बन जाएगी, त्रिज्य खंड की परिधि बन जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी, जिनसे वो मिलके फिगर बनी होती है, पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी वो आप निकाल चुके हो, 2 पाई आर थीटा बटे 360 होगी। आर ये है, आर ये है, दोनों आर को जोड़ोगे तो 2r इसमें जोड़ दोगे तो इस पूरे का पेरीमीटर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस ये था आपके सामने त्रिज्य खंड का थोड़ा सा हिसाब किताब। घोड़े वाला क्वेश्चन जो होगा वो मेरे साथी इसी से होगा। कल जो है वो क्वेश्चन कराऊंगा, हर चीज के क्वेश्चन, ट्राइंगल से शुरुआत करूंगा, ट्राइंगल से शुरुआत करके और जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सबके क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो कल से होगी असली मेंसुरेशन शुरू। अभी तो केवल फॉर्मूले आप लोगों को कराए हैं और कुछ बच्चा टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को कराए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।